हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। इसी के साथ आज का क्वेश्चन सेशन शुरू करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना शुरू किया है। तो कल मैंने सितंबर 2016 के 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी के आगे का क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया था कि विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है उसका फर्स्ट था सिरोध पदोन्मुखी, यानी सिफेलोकॉर्डल की बात हो रही है, जहाँ विकास जो होता था वो सिर से पैर की तरफ होता था। विकास सिर से पैर की तरफ होता था। बच्चा पहले अपने फेस को, गर्दन को संभालना, अपने सिर को संभालना शुरू सीखता था। उसके बाद पहले उसके सिर पे कंट्रोल आता था, उसके बाद उसके बॉडी पार्ट पे आता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर सेकंड हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा है। आप लोगों को बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था या भाषा अर्जन और के लिए सबसे संवेदनशील यानी सबसे सेंसिटिव पीरियड होती है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर प्रारंभिक बचपन का समय हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता था वो कितने से कितने वर्ष तक का होता था, वो 2 से 6 वर्ष का होता था। ठीक है, और यहाँ पे जन्म पूर्व का समय तो होगा नहीं, ये तो गर्भकाल की बात हो रही है, यानी प्रीनेटल स्टेज की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। मध्य बचपन भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे थर्ड होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। अब यहाँ पे खिलाड़ी यानी स्पोर्ट पर्सन है उनके पेरेंट्स, यानी हेरिडिटी की बात हो रही है, एंड इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ भी बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक है। गौण वाहक यानी एक होता है, पहले ये समझेंगे, एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी कारक, और एक होता है सेकेंडरी कारक यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, अब प्राइमरी जो होता है वो फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे सेकेंडरी की बात हो रही है। प्राइमरी का जैसे ही बात होगा तो हम सिंपल सा समझेंगे कि हमारे फैमिली की बात होती है प्राइमरी में, और यहाँ पे गौण कह रहा है, गौण वाहक कौन सा होगा, यानी सेकेंडरी की बात हो रही है। तो सेकेंडरी में जो है सो सबसे पहले तो विद्यालय आएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो विद्यालय आएगा, और पास पड़ोस, निकटतम परिवार के सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पे नेबरहुड होगा, क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो अगर फैमिली के साथ है मिला हुआ तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्राइमरी की बात होती तो परिवार हो जाता और रिश्तेदार या पास पड़ोस हो जाता। यहाँ पे सेकेंडरी की बात हो रही है यानी गौण वाहक, इसलिए यहाँ पे विद्यालय और पास पड़ोस होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक है। यहाँ पे वाइगोस्की की बात हो रही है, तो वाइगोस्की से याद रखेंगे कि वाइगोस्की हमेशा समाज की बात करते हैं। वो 3 चीज़ की बात करते हैं, S, C और L याद रखेंगे। S से क्या होता है सोसाइटी, C से क्या होता है कल्चर, L से होता है लैंग्वेज। ठीक है, इन तीनों की बात जो है वो वाइगोस्की करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमा का समायोजन। इस स्कीमा की बात जो है वो प्याजे करते हैं, और उद्दीपक ये सब इसकी बात जो है ये वाइगोस्की नहीं करते हैं। यहाँ पे संतुलन की बात हो रही है, यानी इक्विलिब्रेशन
इसकी बात भी प्याजे ही करते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदारी करना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे माता पिता गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर तुम ईमानदार हो, ठीक है। किसी काम को इसलिए कर रहे हो ताकि लोग अच्छा कहें। तो ये सब जो है वो थर्ड स्टेज के अंदर आ जाता है। मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया है कोलवर्ग के बारे में, जब मैं बताऊंगी तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कोलवर्ग के नैतिक विकास के बारे में, ठीक है। तो उनका जो है सो थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज और लेवल 2 है, ठीक है। लेवल 2 होता है, लेवल 2 के अंदर आता है कि बच्चा हर काम को जल्दी कर लेगा ताकि मम्मी पापा हमें अच्छा कहें। बच्चा किसी भी काम को जल्दी करेगा ताकि हमारे मम्मी पापा अच्छा कहें। बच्चे को अच्छा लगता है तारीफ़ सुनने में, उसको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट उसका काम करने में नहीं है, उसका तारीफ़ सुनने में उसको इंटरेस्ट है। तो ये जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की का के बारे में बात हो रही है, क्योंकि थर्ड लेवल जो है वो यही है, ठीक है। सॉरी, लेवल 2 और थर्ड स्टेज जो है थर्ड यही है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फिर यहाँ पे जीन पियाजे की बात हो रही है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। फर्स्ट है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। अब वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन के बारे में कुछ हद तक वाइगॉस्की बात करते हैं। सेकंड है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, यानी ये चीज़ मेरे साथ बुरा हुआ तो इसमें भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, ये कर दिया, ये सब, तो ये सब बात जीन पियाजे नहीं करते हैं। थर्ड है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, तो ये भी जो है सो पियाजे बात नहीं करते हैं। फोर्थ है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, लर्निंग के लिए बच्चा एक्टिव हो, पियाजे कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, यानी चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। इन्वायरमेंट में किसी तरह की एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, ऐसा भी पियाजे कहते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय खोजबीन की बात हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव है, तो इसकी बात जो है जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये सब इन सब बातों के बारे में पियाजे नहीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार, फिर से जीन पियाजे के बारे में है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा की बात हो रही है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप, बात को समझेंगे यहाँ पे, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अब बात हो रही है कि जब आपके दिमाग में कुछ फिट होती है, ठीक है, आपके दिमाग में जब कुछ फिट होती है, इसको हम स्कीमा कहेंगे। अब बात हो रही है कि नई स्कीमा को पुराने के अनुसार और पुराने इन्फॉर्मेशन को, नई इन्फॉर्मेशन को पुराने के अनुसार और पुराने इन्फॉर्मेशन को नए के अनुसार फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन, ठीक है। एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन, यानी इसको इंग्लिश में समझेंगे कि समावेशन और समायोजन के रूप में, यानी एसिमिलेशन यानी समावेशन और एकोमोडेशन यानी समायोजन, ये दोनों एडेप्टेशन के अंदर आता है। एडेप्टेशन क्या हो गया, अनुकूलन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों इसके अंदर आते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, एक लाइन में समझ लेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल में इससे बात करूँगी। एसिमिलेशन यानी सिंपल याद रखेंगे कि ऐड करना। जब आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए स्कीमा में, मतलब कोई नई नॉलेज आपको मिली है या नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप उसको ऐड कर रहे हैं अपनी स्कीमा में, तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। और एकोमोडेशन क्या हो गया, जब वो आपके
आपके माइंड में कोई पुरानी नॉलेज थी और आपको उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो रही है कि अच्छा ये भी है और ये भी है। आपको किसी ने बताया कि 4 पैर कुत्ते के होते हैं, ठीक है, आपने नेक्स्ट डे बिल्ली देखा, तो आपने क्या किया, अपने स्कीमा में उस चीज़ को फिट किया। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं, यानी वो एसिमिलेट कर रहे हैं आप अपने अंदर, और फिर आप उसमें मॉडिफाई किया। आपको किसी ने बताया कि अच्छा ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, तो आपने क्या किया, उस दोनों चीज़ को अपने स्कीमा में ऐड किया, उसमें मॉडिफाई किया कि अच्छा ये बिल्ली होता है और ये कुत्ता होता है। तो वहाँ पे मॉडिफाई की जब बात होती है तो वो एकोमोडेशन होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं इस पर एक बार फिर से अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है कि लर्निंग को बेहतर कैसे बनाए, लर्निंग को बेहतर कैसे बनाए। यहाँ पे है फर्स्ट नियामक। नियामक क्या होता है, नियामक यानी रेस्ट्रिक्टिव, बच्चे को बांध कर नहीं रखते हैं। यहाँ पे बच्चे को हम लोग बांध कर नहीं रखते हैं प्रगतिशील शिक्षा कक्षा के अंदर। यहाँ पे सेकंड है समावेशन को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, इसलिए ये भी यहाँ पे नहीं होगा। आवृत्ति को बढ़ावा देना, ये भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि खोज को प्रोत्साहन देता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे इसका फोर्थ है कि खोज को प्रोत्साहन देता है। खोज को प्रोत्साहन यानी एक्टिव लर्नर है बच्चा। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ये प्रगतिशील कक्षा की बात है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, करके सीखने पे जोर देना चाहिए, खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे बच्चा जब खोज करेगा तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है। ये प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में एक शिक्षक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, अब हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में एक लाइन में बताती हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा में से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धि को जो है वो IQ के लेवल पे ही निर्धारित कर सकते हैं। हो सकता है आज बच्चा कुछ बेहतर किया है, फिर कल वो उसमें कुछ अगर उसकी अंदर से वो ठीक नहीं है या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया तो वो फिर उसका तो इस कारण जो है हम IQ पे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये यहाँ पे सही लग रहा है कुछ हद तक कि शिक्षक को जो है सो वैकल्पिक यानी मल्टीपल तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। गार्डनर ये नहीं कहते हैं कि बच्चे को, यहाँ पे ये जो है ऑप्शन कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीक़ों से पढ़ा, गार्डनर ये नहीं कहते हैं कि बच्चे को आप हर विषय को 8 तरीके से पढ़ाएं। गार्डनर ये कहते हैं कि विभिन्न तरीके से बच्चों को पढ़ाओ, जैसे बच्चे को समझ में आता है। क्योंकि देखिए हर एक बच्चा हर एक तरह से समझता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जिस एग्जाम्पल से समझ गया उसी एग्जाम्पल से दूसरा बच्चा भी समझ जाए। इसलिए हम लोगों को बच्चे को विभिन्न तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए ताकि बच्चा बेहतर समझे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बेस्ट सेकेंड होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आने वाला है। ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि नेक्स्ट सीटेट भी जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोग तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दें, ठीक है। और हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको इस पे प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। 7वें चरण की बहाली किस तरह से हो रही है, क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।